अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अफीफ़ा रॉ और आप देख रहे हैं खरा सच विद मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरे साथ मौजूद हैं आप सबके फेवरेट मुबशर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, अवाम की तो चीखें निकल गई हैं। सिर्फ अवाम की? अवाम में सभी आ जाते हैं। खवास की भी निकल गई हैं। नहीं, अब लेकिन आप ये देखें, हमारी हुकूमत का रवैया ये है कि पहले इन्होंने चीनी और LNG की महंगी डील की, अब इन्होंने गंदम की वही महंगी डील की महंगी ख़रीदी। अब हमारे वज़ीर ख़जाना आके ऐलान कर देते हैं कि जी नहीं, हम तो आवाम को सब्सिडी देंगे। मतलब पहले आपने आवाम के टैक्स के पैसों से महंगी महंगी चीज़ें ख़रीद ली, अब आप वही आवाम का पैसा जो है ना वो उनको सब्सिडी देने पे लगाएंगे। तो ये क्या इनकी मैनेजमेंट है और ये क्या करना चाह रहे हैं? अफीफ़ा, पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना कौन है? वो जो भी हैं, बहरहाल बहुत बुरा काम क्या कर रहे हैं। शौकत तरीन। शौकत तरीन वज़ीर ख़जाना बनने से एक दिन पहले तक क्या थे, लेकिन अभी भी क्या है बाय द वे? किसी को कुछ नहीं पता। सिल्क बैंक के मालिक थे। सिल्क बैंक, मतलब उनके पास कोई पब्लिक वो तो नहीं एक थी मिनट ना, वो सुन कोई ले मेरी इलेक्शन बात, लड़ अब के आप आए। सुन लें। सिल्क बैंक के मालिक थे और सिल्क बैंक पिछले 6 महीने से गली गली दर बदर ठोकरें खा रहा था कि मुझे ख़रीद लो, मुझे ख़रीद लो। क्यों? क्योंकि सिल्क बैंक को 6.5 बिलियन का लॉस हुआ है अनसिक्योर्ड लोन्स के ऊपर। अब सिल्क बैंक किसने ख़रीदा आके, पता है आपको? नहीं। जनाब अलीम खान साहब ने, उन्होंने सिल्क बैंक ख़रीद लिया। मैं आपकी वसातत से ये न्यूज़ ब्रेक कर रहा हूँ। ठीक। अब इसका मतलब है कि जो आदमी अपना बैंक नहीं चला सकता वो पाकिस्तान की मईशत चलाएगा। वो अफगानिस्तान वालों को ऑफर भी करेगा। वो अफगानिस्तान को तो छोड़ दें, वो अगर हमारे हाल पे रहे तो बेचारे रुड़ जाएंगे, बिल्कुल दफ़ा हो जाएंगे, मर जाएंगे। आप समझने की कोशिश करें। इसी वजह से अलीम खान ने अपनी वजारत से रिज़ाइन किया, क्योंकि उनको ऑफिशियली सिल्क बैंक के बोर्ड पे आना है और अगर वो आते हैं तो उनका एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है एज अ मिनिस्टर, तो वो प्रॉब्लम है। तो अब उन्होंने अपना कारोबार चलाना है, साथ ही उन्होंने एक टेलीविज़न चैनल भी ख़रीद लिया। बिल्कुल ठीक है, तो अब अलीम खान के तो हाथ भरे हुए हैं, वो तो अब फुल है। लेकिन नैब के केसेस जो थे शौकत तरीन के ऊपर, कई बिलियन के केसेस थे कि सिल्क बैंक के अंदर फ्रॉड्स हुए, खड्डे पड़े उसके अंदर। वो केसेस इसलिए विड्रॉ किए गए और इमरान खान के कहने पे विड्रॉ किए गए कि इनको हमने वज़ीर ख़जाना बनाना है। तो शौकत तरीन ने कहा कि मैं वज़ीर ख़जाना बन जाऊंगा, लेकिन पहले मेरे नैब के केसेस ख़त्म कर दो। तो नैब ने वो केसेस ख़त्म कर दिए, ठीक है ना। और आज पता चल रहा है कि एक्चुअली सिल्क बैंक में तो 7 बिलियन का खड्डा था जो भाईजान दे के आए हैं। ये उन्होंने क्या किया, सिल्क बैंक को डिवाइड कर दिया कई चीज़ों में कि जी एसेट्स उसके ये हैं, पोर्टफोलियो ये है, उसके फला जो भी बैंक्स की टर्म्स होती हैं। कि पहले वो अबीब बैंक के पास गए, HBL के, कि जी आप हमारा ये कंज्यूमर पोर्टफोलियो ले लें। अस्करी के पीछे रहे कि आप हमारा ये ले लें, अल्फला के पीछे ये ले लें, ये उन्होंने कहा माफ़ कर दो, हम उनकी किताबें देख के। तो अब अलीम खान साहब ने ले लिया। इसका मतलब यह है कि शौकत तरीन का वो जो खड्डा था वो एक तरह से भरा गया, क्योंकि अब उनके ऊपर तो पूछेगा कोई नहीं। और स्टेट बैंक ने पिछले 1 साल से या इससे ज़्यादा हो गया सिल्क बैंक के ऊपर ये कदगन लगाई हुई थी कि वो एक लोन नहीं दे सकता था। अच्छा, ठीक है ना, वो आपको गाड़ी का लोन आज भी नहीं दे सकता। क्यों? उसके इतने बैड डेट्स हैं, इतने बैड डेट्स हैं, इतनी बुरी बैंकिंग हुई है वहाँ पे कि घर का लोन तो दूर की बात है, फैक्ट्री का लोन तो दूर की बात है, वो कार लोन नहीं दे सकता। तो जो ठीक है, अब जो आदमी ये सब मैनेज करके गया है वो आदमी आपका वज़ीर ख़जाना है और आप मुझे उसकी बातें बताएंगी कि वो ये कह रहे हैं, मैं आपकी बात क्यों सुनूं? नहीं, मतलब फिर बेचारी आवाम क्या करे? मातम, ये इस तरह का जो मिनिस्टर उठा के आप बना मुझे दिया है। बताएं ना, आपका कौन सा वजीर काबिल है? चले अपने पोर्टफोलियो के हवाले से चले, कोई एक का बताएं। मुझे तो कोई ऐसा नाम तो फिर आप, मेरा मतलब है कि मैं क्या कह सकता हूँ, मैं आपको एक एक्चुअल स्टोरी बता रहा हूँ, मैं आपको एक्चुअल फैक्ट बता रहा हूँ। आपकी मर्जी है, मुझे इस पर 3 साल कैद कर दें, 10 करोड़ रुपया जुर्माना कर दें, जो अब नया कानून आ रहा है उसके तहत, लेकिन ये फैक्ट्स हैं। उन लोगों को कुछ नहीं होगा जो हुकूमत की सफ़ों में है। उनके काले धन, उनकी करप्शन, उनकी इनकॉम्पिटेंस, उनकी चोरी, उनकी मनी लॉन्ड्रिंग, वो सब वाइट हो गई। हाँ, आप और मैं अगर कुछ करने की कोशिश भी करते हैं, ना करे बगैर भी, तो हम खबर भी देते हैं तो हम अंदर हैं।
और जो खबर झूठी देते हैं, कंटेनर पे खड़े हो के लोगों से झूठ बोलते हैं, वो सही है। तो सर अब ये जो आपने लिस्ट बताई मिनिस्टर्स की, इनमें दो नाम मैं आपके सामने और ले देती हूँ, फवाद चौधरी और आज़म सवाती। इन्होंने जो कुछ इलेक्शन कमीशन के बारे में बैठ के बोला और जो बयानबाजी की, और आज़म सवाती ने आग लगाने का कह दिया। अब इलेक्शन कमीशन ने तो फैसला कर लिया, जो कि एक आईनी इदारा है, कि हम इनको नोटिस भेजेंगे, अब ये सबूत ला के दें कि हमने कौन से पैसे खाए हैं और हम लोगों ने कौन सी जो है वो 2 नंबरियाँ की हैं। अब फवाद चौधरी और आज़म सवाती को अगर नोटिस जारी होता है तो आपको क्या लगता है, कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई बड़ी चीज़ होगी या कुछ भी नहीं? एंड में जाके या इसी तरह बस एंड में मुकमका होगा कि यार छोड़ो यार, हमने एक स्टेटमेंट देनी थी, दे दी पब्लिक के लिए, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, ये वो हम तो भाई भाई यहाँ पे बीच को बरादरी वाला ले जाएंगे, को और ले जाएंगे, को सईद मेहदी की मेहनत करेंगे कि उनका दामाद है वो चीफ इलेक्शन कमीशन है। बेसिकली यही चीज़ें होनी है। फ़र्क मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इदारों को कुछ कहने पे कोई हुकूमत ने नोटिस नहीं लिया तो इलेक्शन कमीशन के नोटिस के क्या फ़ायदा। हुकूमत को आर्टिकल 6 के तहत नोटिस लेना ना गद्दारी है, बेसिकली गद्दारी है। आप जब आईनी इदारों के खिलाफ बात करते हो और आप कहते हैं इनको आग लगा देनी चाहिए, तो ये गद्दारी की बातें है ना, ठीक है ना। अगर मैं किसी को कहूँ खुदा न खास्ता इसको मार देना चाहिए, तो वो कत्ल के मुतरादिफ है ना, वो 109 बनता है ना कि मेरी वजह से कोई और जाके भी बल, मैं तो सिर्फ कहा था। अब अगर कोई आग लगा दे तो आज़म स्वाति की बात को सीरियस लेके तो उसका कौन जिम्मेदार है। तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत उनको बचा रही है, उनको छुपा रही है। यही मैंने कल के अपने वीडियो में कहा था। लोगों ने बड़ी उस पर कहा कि लिफाफा मिल गया, लिफाफा मिल गया। तो बेशरम लोगों जिन्होंने ये कहा, बड़े आराम से मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, 11 साल जब मैं सपोर्ट किया पीटीआई को, तब किसने लिफाफा दिया? तो हुकूमत वाले तो ज़्यादा लिफाफे दे सकते थे, और उनकी तो हिस्ट्री है लिफाफे देने की। तो इधर से तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी को पानी की बोतल भी नहीं मिली, वो खुद घर से लेके जानी पड़ती थी। तो खुदा के लिए सोच के बात किया करें। हम लोग जो बात करते हैं आपके लिए और आपके बच्चों के लिए। अगर आप चाहते हैं कि ना करें और आपके बच्चे अंधेरे और जंगल में रहें तो आपकी मर्जी, फबिया। तो सर अगर हम इनकी जो पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर ये बात करते हैं उसको सीरियस नहीं ले सकते, वो सियासी बयान होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ये बात करते हैं उनको सीरियस नहीं ले सकते, तो फिर जब ये एक पॉलिटिक्स जो है वो सीरियस बिजनेस है ही नहीं, तो फिर ये कर क्या रहे हैं? पॉलिटिक्स सीरियस है यानी हमारे पॉलिटिशियन नॉन सीरियस है। ये पॉलिटिक्स में आते हैं धंधे करने के लिए, कारोबार करने के लिए। अभी लिस्टें आना शुरू हो गई हैं। इससे हुकूमत में जो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, कोई कराची के तो एक वजीर है, उनके मुतालिक तो कहा जा रहा है $1 बिलियन तो टच कर गए। अच्छा, ठीक है ना। और वफाकी वजीर तो ऐसे हैं कि जो 5-5 हज़ार नहीं छोड़ रहे किसी के लिए, ऐसे भी लोग हैं। ये तो अब हुकूमत जाएगी तो केसेस खोलेंगे ना। सर ये तो इनकी लिस्टें तो बाद में आएंगी, लेकिन अभी लिस्टें तैयार की गई, रिपोर्ट पेश की गई कि जी कंटोनमेंट बोर्ड में जो है वो अगर पीटीआई को हार हुई है मुल्तान, लाहौर और रावलपिंडी जैसी जगहों पे, तो जी इसकी जिम्मेदारी, कराची में भी, तो इसकी जिम्मेदार कौन? नहीं, पंजाब में तो उनकी मतलब इस तरह की सिचुएशन तो नहीं है जो कराची में, तो कि जी इसके जिम्मेदार कौन है? अब जिम्मेदारों का तयन करने के लिए लिस्टें भी बन रही हैं, रिपोर्ट भी तलब की जा रही हैं, लेकिन आपके ख्याल में क्या ये सारी जिम्मेदारी जो है वो सीएम उस्मान बुज़दार साहब की नहीं आती? लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जिम्मेदारी तो उस्मान बुज़दार ने डालनी है ना। वो बताएंगे ना वज़ीर आज़म को जिम्मेदार कौन है। तो अब जिम्मेदार कौन बनते हैं मैं आपको अभी बता देता हूँ। जो लोकल बॉडीज़ के वजीर थे जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया, अगस्त में भी इस्तीफ़ा दिया था, अलीम खान, ये सारे का सारा मलबा अलीम खान के ऊपर डाल देंगे। अपनी गवर्नेंस पर तो नहीं आएंगे, और इमरान खान मान भी लेंगे वो बात। अच्छा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं मतलब उनको कोई बुज़दार के खिलाफ जो है ना, वो कोई मतलब बात वो नहीं, सिक्योर है, वो सिक्योर, वो जिसमें मर्जी महमूद खान, आजम खान, उस्मान बुज़दार, ये बिल्कुल सिक्योर है। बाकी कोई और सिक्योर हो ना हो, कोई पहली बात तो यह है कि इनके अपने वजीर तो मान ही नहीं रहे कि शिकस्त हुई है। वो तो पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं। नहीं, एक अजीब सा ना सिर्फ शिकस्त हुई है बल्कि शिकस्त फाश हुई है। सर अपनी मतलब ढिठाई की हद देखें। एक अजीब सा आर्गूमेंट दिया जा रहा है कि जी अब आपको अंदाज़ा खुद ही हो गया होगा कि जी हम सिलेक्टेड नहीं है क्योंकि हमें कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में हार हो गई है। ये क्या लॉजिक है? जो बेवकूफ़ होता है ना, उसे बहस नहीं की जाती, क्योंकि पहले वो आपको अपने लेवल पे लेके आता है, फिर आपको तजुर्बे की बुनियाद पर मार देता है। तो रहने दें, मुझे आप इस बहस में मत डालें।
अच्छा सर, इस बहस में तो नहीं पड़ता, लेकिन ये बताएं कि डॉलर को कहीं फुल स्टॉप लगेगा या नहीं। 2.25 अरब जो है हमारा कर्जा बढ़ गया है। डॉलर इस वक्त जो है ना वो मतलब पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी इतना महंगा नहीं हुआ जितना कि अब पिछले कुछ महीनों में आके वो यहाँ तक पहुँच गया है। तो मतलब ये हमारी इकॉनमी कहाँ जाएगी? आप मोहसिन सैयद को जानती है ना, और यासिर रिजवी को? बिल्कुल। कौन है भला? यासिर तो वो जो पायलट है जो जिन्होंने मुझे सिखाई है फ्लाइंग, ठीक है ना, जिन्होंने मोहसिन ने सबसे पहले मुझे लेसन दिए थे। एक्चुअली जो मेरा पहला लेसन था ना, मोहसिन सैयद साहब ने दिया था। सही। और उन्होंने मुझे फ्री फॉल के मुतालिक सिखाया था कि फ्री फॉल क्या होती है जहाज़ के अंदर, और उस पर कैसे रिकवर किया जाता है, ये किया जाता है, या अगर आपका इंजन फेलियर हो जाता है फिर आप कैसे रिकवर करते हैं। ये जो डॉलर की फ्री फॉल है ना, ये तो मैंने पहली बार जिंदगी में देखी है। ये मेरे ख्याल है मोहसिन सैयद साहब भी इस पर बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे, और यासिर रज़ी को तो समझ ही नहीं आनी, ठीक है ना। उसको तो कि डॉलर की फ्री फॉल हो क्यों रही है। करंट अकाउंट डेफिसिट आप हमें बता रहे हैं ख़त्म हो गया, आपके रिजर्व्स इतने बढ़ गए, आपकी आमदनी इतनी हो गई, रेमिटेंस इतनी हो गई, एक्सपोर्ट इतनी बढ़ गई, डॉलर काबू में नहीं है। ये तो शौकत तरीन साहब से सवाल पूछे, उनकी तो तारीफ आपने पहले ही कर दी, तो अब फिर मैं उनसे तो नहीं पूछ सकती। हाँ तो बस ठीक है। अब बात यह है कि बस मेरे से ना ही मेरा मुंह खुलवाई तो अच्छा, ये इनसे काबू नहीं होना। ये मुझे लगता है कि अल्लाह रहम करे, अल्लाह करे कि मैं गलत हूँ, ये डॉलर फिलहाल तो 200 तक जाना है। सर ना इतनी बुरी खबरें मैं सुनाई आपको लोगों बता, को। मैं और क्या करूँ, अभी 2 साल रहते हैं ना भाई, तो सर लोगों का क्या तो 2 बनेगा? साल में तो बहुत आगे फ्री फॉल होनी है ना। अभी जब आपने कितने फाइनेंस मिनिस्टर बदल लिए, कितने चेयरमैन FBR बदल लिए, कितने आपने फाइनेंस सेक्रेटरी बदल लिए। जब आपके मिनिस्टर सेम नहीं है तो डॉलर कैसे सेम हो जाएगा? चलो मुझे ये समझाइए आप जरा। नहीं हो सकता, नहीं हो तो सकता। खत्म मैं तो होगी आपके बात, साथ एग्री कर फिर रही बहस हूँ क्या इस बात करें पे। हम? बहस तो नहीं कर सकते, बस मातम ही कर सकते हैं, और तो हम क्या करें। लेकिन सर एक लास्ट क्वेश्चन जो है ना वो उमर शरीफ साहब के हवाले से, कि सिंध गवर्नमेंट ने कम अज़ कम इतना ज़रूर किया है कि उनके लिए 4 करोड़ की ग्रांट भी मंजूर कर दिया है, एयर एम्बुलेंस का भी अरेंज कर दिया है। अब अल्लाह करे कि वो जाएँ और सेहत याब होकर वापस आएँ। तो लेकिन ये हमारी वफाकी हुकूमत क्या करी थी सिवाय बोर्ड बनाने के, जाके देखिए तस्वीरें बात उतरवाने यह है के, कि और वो कुछ भी फवाद नहीं। चौधरी गया, तस्वीरें उतरवा के आ गया। बेसिकली इनको तस्वीरों की हवस है, तस्वीरों का शौक़ है। बैठ के बिला फालतू आप देखें प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी हो रही होती हैं, लेकिन उमर शरीफ सिंध का नहीं, उमर शरीफ पूरे मुल्क का सास है। बिल्कुल। और उनके बेटे जो है बेचारा बड़ी देर से अपील्स कर रहा था। अब बहरहाल जो है उनका इलाज हो रहा है। और ये जो पहले है ना आप बातें करी बोर्ड बनाना, ये बनाना, एक आदमी इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में है कि 24 घंटे के बाद पता नहीं उसकी क्या हाल हो जाए, तो आप इस पर टाइम ले रहे हैं बोर्ड बनाने का, ये करने का, तैयार खुदा के लिए। फिर इसका मतलब आप खेल रहे हैं ना, टाइम पास कर रहे हैं। और फिर आपने जनाजे पे भी जाना था, खुदा न खास्ता बाद में ना, कि सबसे आगे आप खड़े होंगे और आप बयानात भी देंगे। तो सिंध गवर्नमेंट का शुक्रिया कि नेशनल हीरो को उन्होंने ऑनर किया। और इसमें ज़्यादा मैं बिलावल को मैं क्रेडिट दूंगा, क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर सिंध हैं, पहले तो आई थिंक मुर्तज़ा वहाब गए थे। जी बिल्कुल। मुर्तज़ा वहाब बिलावल भुट्टो साहब के कहने पे गए थे, और फिर सिंध गवर्नमेंट ने ये एक्शन लिया। आई थिंक इट इज़ वेरी कमेंडेबल, एंड हमारे नेशनल हीरो हैं। और वो उनका किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं, वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, पाकिस्तान का साथ है। बिल्कुल। और अल्लाह ताला उनको सेहत दे, और अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, और अपनी फैमिली और हमारे दरमियान रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। शुक्रिया सर, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। आपकी आज की टॉप न्यूज़ पे आपने अपना एनालिसिस दिया। एक खबर आपको मैं भी दे दूं। जी सर ज़रूर। नूर मुकद्दम केस में माली को और को की बेल जो है ना कैंसिल हो गई है, तो वो तो अब उनकी तो उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। कल बड़ा अहम केस लगा हुआ है इस्मत आदम जी का और दरिंदे के बाप का, और हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर के आगे लगा हुआ है। अब देखना है कि उनकी बेल होती है कि नहीं होती। कल वो जो है ना ख्वाजा हारिस, जो नवाज शरीफ साहब के वकील थे, वो भी इतनी फाइलें उठा के लेके जाएंगे। कल हाई कोर्ट में जो बेचारे मुंशी लेके जा रहे होंगे अंदर फाइलों किताबें, उनके ऊपर मुझे रहम आ रहा है। अब कल देखते हैं जज साहब क्या कहते हैं। सो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन है पूरी चीज़ में। सही, तो कल इंशाल्लाह आपको नूर मुकद्दम केस के हवाले से भी अपडेट ज़रूर देंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।